आज की इस क्लास में कक्षा 10 के समस्त भैया बहनों का स्वागत है। और आज कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण में एनसीईआरटी बुक जिससे कि पेपर बनता है, तो उसी किताब में अध्याय 2 के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। एक एक करके इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और इसमें सभी प्रकार के प्रश्न हैं। बहुविकल्पीय प्रकार के भी प्रश्न हैं, अतिलघुत्तरीय भी प्रश्न है, लघुत्तरीय भी प्रश्न है और दीर्घोत्तरीय भी प्रश्न है। तो एक एक करके हम सभी प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहले हम अध्ययन करेंगे शुरू से जो प्रश्न दिए हैं उनका। तो पहला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। ये अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारे सामने, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच क्या होगा? तो इसके पीएच क्या होगा, इस बात को हम समझेंगे। थोड़ा सा इस प्रश्न को समझते हैं। देखिए, जो विलयन है वो लाल लिटमस को कैसा कर देता है? नीला कर देता है। तो लाल लिटमस को अगर नीला कर दे कोई विलयन, तो हम समझ जाएंगे लाल को यदि वह नीला करता है तो वो क्षार होगा। नीला करता है तो वो क्या होगा? तो वो क्षार होगा। और हम ये जानते हैं 0 से 14 तक पीएच मान हमें देखने होते हैं। और अगर किसी का पीएच मान 0 से 7 से ज्यादा, 7 से कम है, 0 से 7 के मध्य में है, तो वह क्या होता है? अम्ल होता है। और 7 से अगर ज्यादा है, 14 तक है, तो वह क्षार होता है। ठीक है। तो लाल अगर लिटमस पेपर को नीला हो जाता है तो वह क्षार होता है। और क्षार का पीएच मान होता है 7 से ज्यादा। तो यहाँ पे 7 से ज्यादा पीएच मान होगा, वही इसका सही उत्तर होगा। तो इसके मतलब ये है कि इसमें डी वाले में 10 है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे हमें ये बात देखनी थी। अच्छा, अगर एक प्रश्न हमें यहाँ से ये भी पता चल जाता है, ये तो लाल लिटमस को नीला कर देता है कोई विलयन, तो क्षार हो गया। ठीक है। लाल को अगर नीला कर दिया जाता है तब तो वो कैसा हो जाता है? क्षार हो जाता है। और अगर ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए? अगर नीले को लाल को अगर नीला कर दिया जाता है, लाल को अगर नीला, तो वह क्षार है। लेकिन अगर नीले लिटमस पेपर को नीला है और उसे अगर लाल हो जाए तो वह फिर क्या होगा? वह अम्ल होगा। ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। इन दोनों में से कोई भी बात पूछी जा सकती है। अभी हमारे सामने मान लीजिए ये वाला ऊपर वाला दिया था, लाल लिटमस जो था, विलयन जो है लाल को नीला कर रहा, तो क्षार था। ठीक है। और ये भी प्रश्न आ सकता है। तो इनमें से कोई भी आ सकता है, दोनों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। चलिए दूसरा देखते हैं प्रश्न। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। तो इस बात को समझते हैं कि ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, इसमें थोड़ा ध्यान देंगे तभी समझ पाएंगे। विलयन जो है अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? तो मतलब ये है कि ये समीकरण के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अंडे जो होता है उसका कवच जो होता है उसको हम CaCO3 लिखते हैं।
और अगर इसमें अभिक्रिया HCl की करा दी जाए, HCl की करा दी जाए तो क्या प्राप्त होगा? तो हमें प्राप्त होगा CaCl2, CaCl2 प्राप्त होगा, प्लस H2O भी प्राप्त होगा और प्लस CO2 भी बनेगा, प्लस CO2 जो गैस होती है वो भी बनेगी। तो ये हमें यहाँ पे देखना है। ये कह रहे हैं कि अंडा जो है उससे किसकी अभिक्रिया करा दें, चूने का पानी दूधिया हो जाए। तो ये तो अंडा जो है, अंडे की बात हो रही है। अंडे का कवच जो होता है उसे CaCO3 से लिखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है वो। और इसकी अभिक्रिया अगर आप HCl से कराएंगे तो CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। तो यहाँ पे Cl2 दो है, Ca एक है, Cl2 दो है और हाइड्रोजन भी दो है, ऑक्सीजन 3 है। तो यहाँ पे हमें 2 से गुणा कर देनी पड़ेगी, 2 2HCl, तो ये बैलेंस हो जाएगी अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे किससे अभिक्रिया कराएंगे? HCl से कराएंगे तो CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 बनेगा, यानी कि ये गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है ये। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है कि इसको अगर चूना के पानी को ये दूधिया कर देती है, यही गैस जो है CO2 गैस जो होती है, ये चूने को पानी में प्रवाहित किया जाए तो उसको दूधिया कर देती है। ठीक है, तो इस विलयन में क्या होगा? इस विलयन में ये आपको ध्यान रखना है, HCl से यहाँ पे अभिक्रिया करानी होगी, इसलिए इसका विकल्प जो है B सही रहता है। ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है तो इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, तो इसमें ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रश्न को इस प्रकार से आप समझ पाएंगे कि कोई विलयन अंडे के पिछले कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। तो गैस कौन सी होती है? CO2। और CO2 गैस की ये पहचान है कि अगर आप इसको चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे तो वो दूधिया कर देगी उसको। तो यहाँ पे यही बात इन्होंने लिख भी दी है। ठीक है, तो ये बात इन्होंने बता दी है और ये बात बता दी है। तो कह रहे किसके साथ अभिक्रिया कराएं तो ये काम होगा? तो HCl के साथ आपको अभिक्रिया करानी होगी, ये बात आपको बतानी थी। B विकल्प इसमें ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। अब प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि NaOH है, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से उदासीन हो जाता है। ठीक है, इसमें 10 ml में 8 ml HCl मिला देते हैं तो उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH को उसी का विलयन 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो अच्छा प्रश्न है। तो NaOH, ये जो है NaOH जो है वो पहले ये ले रहे हैं 10 ml और इसमें 10 ml और HCl ये ले रहे हैं HCl। तो HCl ये कितना ले रहे हैं? 8 ml मिला रहे हैं, तो ये उदासीन हो जाता है। बाद में ये कहते हैं कि अगर हम इसको NaOH को 20 कर दें, 20 ml ले लें, यानी कि तो इसमें कितना HCl मिलाना पड़ेगा? इन्होंने NaOH को 10 से 20 कर दिया, डबल कर दिया, तो HCl कितना मिलाना पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है यहाँ HCl भी आपको डबल करना पड़ेगा, तो 16 ml लेना पड़ेगा। तो आसान सा प्रश्न है, इसका ये उत्तर हो जाएगा 16 ml। अगला प्रश्न देखते हैं। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? देखिए एक बात समझ लीजिए, ये जो प्रश्न है ये आपके जानकारी को टेस्ट करना चाहता है, ऐसा प्रश्न दिया गया है। अब हमारे बॉडी में एक केमिकल बनता है HCl और इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यह भोजन को पचाने में सहायता करता है। लेकिन ये कह रहे हैं अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषध का उपयोग किया जाता है? तो अपच हो जाए, यानी कि भोजन किसी को व्यक्ति को ना पचे, तो ऐसी स्थिति में HCl जो होता है
फिर इसका उपयोग हो नहीं पाता है, ये बॉडी में ज्यादा हो जाता है, शरीर में ज्यादा हो जाता है। और अगर ये ज्यादा हो जाता है तो उस व्यक्ति को फिर समस्या होती है, उसे खट्टी डकारें आएंगी और उसे सीने में जलन महसूस होगी, दर्द महसूस होगा, क्योंकि ये अम्ल जब ज्यादा हो जाता है तो जो भोजन नली होती है उसमें जख्म बना देती है, दाने पड़ जाते हैं। फिर भोजन कोई व्यक्ति खाता है तो उसे दर्द होती है, दर्द होता है उसे भोजन नली में। ये और अगर ज्यादा दिन तक ये बनता रहे तो और अंगों पे भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। और बहुत ज्यादा अगर ये अम्ल बने बॉडी में तो हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं, इसका ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो कहने का मतलब अपच की स्थिति में HCl की मात्रा बढ़ जाती है शरीर में। और HCl जो हाइड्रोक्लोरिक होता है वो एक अम्ल होता है। क्या होता है? एक अम्ल होता है। तो इसमें हमें इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? इसको कंट्रोल करने के लिए हमें इसमें क्षार वाली औषधि ले लेनी चाहिए जिसमें क्षार मिला हो। और अम्ल और क्षार मिलके क्या बनाते हैं? ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया करते हैं। उदासीनीकरण, ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया कर देते हैं। ठीक है, तो ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। और जो खट्टा महसूस होता था, सर दर्द इसीलिए होता था, तो वो कुछ भी महसूस नहीं होगा, उदासीन हो जाएगा सब। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि इसमें जो अम्ल है तो क्षार का काम करे, क्षार मिला हुआ लेंगे तो इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये तो बात सही है। तो यानी कि आप अम्ल को कैसा करने का काम करेंगे? कंट्रोल करने का काम करेंगे। यानी कि अम्ल को कंट्रोल करने के लिए आप इसके लिए क्या लेंगे? प्रति अम्ल लेंगे। क्या लेंगे? प्रति अम्ल लेंगे। प्रति अम्ल, प्रति अम्ल लेंगे आप। और प्रति अम्ल को अंग्रेजी में कहा जाता है एंटी एसिड। ठीक है, तो इसका विकल्प सी सही होगा। इसमें हमने बताया था क्षार ले, जिसमें क्षार मिला होता है। तो इसमें किस क्षार की बात की जाती है? कौन सा पदार्थ होता है? तो वो पदार्थ होता है MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये लिया जाता है MgOH का होल ट्वाइस, इसको लिया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से भी जाना जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया से भी जाना जाता है। मैग्नीशिया, या बना दो यहाँ, मैग्नीशिया से भी जाना जाता है MgOH का होल ट्वाइस को। तो यहाँ पे 2-3 प्रश्न एक तरीके से हमने बात कर ली है कि अम्ल को कंट्रोल करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? प्रति अम्ल का प्रयोग करेंगे। इसके लिए डॉक्टर लोग आपको कौन सी दवा देंगे? इसके लिए आपको लेनी होती है MgOH का होल ट्वाइस, और इसे कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है, तो इसी को ध्यान रखेंगे। ये प्रति अम्ल का काम करता है। ठीक है, अम्ल को रोकने का जो काम करे उसे प्रति अम्ल कहेंगे आप। चलिए, चौथा प्रश्न हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद उस समीकरण को संतुलित कीजिए। चलिए, इसमें कई भाग हैं, यानी कि ए भाग दिया हुआ है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है ये। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है।
चलिए ठीक है, तो तन सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि ये कह रहे हैं कि H2SO4 H2SO4 प्लस यहाँ पे जिंक, तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा ZnSO4। ठीक है, ZnSO4 और प्लस ध्यान रखना है कि भाई H2 हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। जिंक क्या है, ये धातु है, ये क्या है, अम्ल है। जब भी धातु अम्ल से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये समीकरण होगा, देख लेते हैं एक बार संतुलित है या नहीं है। 2H है, 2H है, SO4 ये भी Zn एक है, Zn एक है, तो ये बैलेंस अभिक्रिया है, इसी को आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसको हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। सल्फ्यूरिक अम्ल तनु लेंगे प्लस जिंक लेंगे, जिंक सल्फेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, H2SO4 प्लस Zn, ZnSO4 प्लस H2, ये समीकरण बाकायदा लिखा हुआ है, एक एक बात समझ लेंगे। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि किसकी बात हो रही है, बात हो रही है HCl की। किसकी बात हो रही है, HCl की। और किसके साथ अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया होगी मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ। तो क्या बनेगा, तो यहां बनेगा MgCl2, MgCl2, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, अब इस अभिक्रिया को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 Cl है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 2 से गुणा कर दी जाएगी, 2 से गुणा कर दी गई, और प्लस Mg एक है तो एक है, तो ये बैलेंस अभिक्रिया है। आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा तभी ये अभिक्रियाएं लिखना आ पाती हैं। कक्षा 10 वाले बच्चों के आए तो ये सरल अभिक्रिया है, लेकिन कक्षा 10 वालों के लिए थोड़ी कठिन होती है। अगर अभ्यास करेंगे 1-2 बार तो आसानी से आ जाएंगे। ये समीकरण लिखा हुआ है पूरा बाकायदा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस मैग्नीशियम गिब्स क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, 2HCl प्लस Mg गिब्स MgCl2 प्लस H2, तो ये आप समीकरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तो तीसरा प्रश्न है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है वो किसके साथ अभिक्रिया करता है, वो अभिक्रिया करता है एल्युमिनियम के साथ, एल्युमिनियम चूर्ण के साथ। तो H2SO4 है, H2SO4 प्लस Al, गिब्स में क्या बना, बना Al2SO4 का होल थ्राइज, SO4 का होल थ्राइज। ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन गैस यहां भी निकाल दीजिए। अब इस समीकरण को थोड़ा संतुलित करेंगे, इस समीकरण को थोड़ा संतुलित करने में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। देखिए Al2 है तो यहाँ 2Al कर दीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, SO4 3 है, तो SO4 कितने हैं, 3 है, SO4 यहाँ पे 3 से गुणा कर दीजिए बस। तो H2 था, 3 से गुणा यहाँ हो गई, H2 में 3 से गुणा कर दीजिए। तो इस प्रकार से इसको बैलेंस कर सकते हैं। 3 दूनी 6H है, 6H है, यस एक है, यस एक नहीं है, 3 से गुणा है, पूरे में गुणा होगी ये जो H2SO4 है इसमें 3 से सभी में गुणा है। 3 दूनी 6H है, यहाँ भी 6H है, 3 यस है तो 3 यस यहाँ भी है क्योंकि SO4 का होल थ्राइज है, तो 3 ये भी है। O कितने हैं, O है 4×12, यहाँ भी 12 है, 2 Al है तो 2 Al है। तो ये समीकरण हमें याद ध्यान रखनी पड़ेगी। इसको हमने बाकायदा जो है सी वाले को लिखा हुआ है, ये यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस एल्युमिनियम गिब्स एल्युमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, क्या आ गई है अभिक्रिया, 3H2SO4 प्लस 2Al गिब्स Al2SO4 का होल थ्राइज प्लस H2। ये जो समीकरण है ये बैलेंस समीकरण है, बिल्कुल ये समीकरण जो है वो बैलेंस समीकरण है। ठीक है, ये हमारे पास बिल्कुल बैलेंस समीकरण लिखी हुई है। इसको हमने हिंदी में भी पहले लिख दिया है,
इसी चीज को इंग्लिश में भी लिख दिया है। नाम आप यहीं से देख सकते हैं, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये एल्युमिनियम है, ये एल्युमिनियम सल्फेट है, इसके नीचे आप नाम भी नोट कर लें, प्लस हाइड्रोजन है। तो काफी आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तनु हाइड्रोक्लोरिक लिखी हुई है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और लोहा है, यानी कि लौह के रेतन। लौह के रेतन का मतलब क्या होता है? इस रेतन का मतलब ये है, ये बारीक रेत की तरह लोहा है, पिसा हुआ यानी कि है, ठीक है। आयरन क्लोराइड बनाएगा, यानी कि ये FeCl3 और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी ये। तो नाम यहाँ से आप लिख लेंगे, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है। तो ये समीकरण इस प्रकार बैलेंस करेंगे तो आ जाएगा। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये समीकरण जो है ये बनेगा इसका। इस समीकरण को पुनः एक बार देख लें, ये हमें लगता है सही हुआ नहीं है, एक बार। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो इसको एक बार पुनः देख लें, क्या गड़बड़ होगा। चलिए, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl है, प्लस यहाँ पे Fe है, गिफ्ट में क्या बना है, FeCl3 बना है, और प्लस में क्या है, प्लस H2 बनता है, तो ये तो ठीक है। FeCl3 है, FeCl3 है, तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दो, और यहाँ भी FeCl3, तो FeCl3 है, तो यहाँ पे आपको 2 3 6, 2 3 6, तो यहाँ पे 3 से गुणा नहीं करनी पड़ेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, ये इसमें देख लें जरा, यहाँ पे आपको 2 से गुणा करनी पड़ेगी। Cl को पहले देख लीजिए आप, Cl को क्या करेंगे, चलिए इसको मिटा दिया है। तो हाँ, HCl है, FeCl3 है, H2 है, तो Cl3 है, यहाँ पे आप इसको एक काम करें, यहाँ से आप गुणा कर दें 2 से, इसको आप गुणा कर दें 2 से, यहाँ पे इसे 2 से गुणा कर दे, और इसे भी 2 से गुणा कर दें, ठीक है। तो इसमें ये हो गया, और 2 3 6, तो यहाँ पे 6 से ये गुणा कर दें, और यहाँ पे 3 से गुणा कर दें। इस तरीके से इसको संतुलित करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 HCl, यहाँ पे है 6 हाइड्रोजन, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन है, 6 Cl है, यहाँ 6 Cl, यहाँ भी हो गए 2 Fe। तो इस तरीके से करेंगे इसको। जरा ये जो था डिसबैलेंस हो रही थी, तो इसको जरा देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे हमने जो लिखी हुई है इसको देख लेते हैं, ये अभिक्रिया है D। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ अभिक्रिया करती है, तो इसको आप लोग समझ लें सही से। ये अभिक्रिया आएगी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये है, लोहा ये है, और FeCl3 बनेगा, और प्लस 3H2 बनेगा, ठीक है। तो इसको देख लेंगे। तो धन्यवाद। ये आज हम 5 ही इसमें प्रश्न इस क्लास में कर रहे हैं, और इसके बाद आगे जो है प्रश्न और भी हैं, तो उनको करेंगे। तो आज के लिए आप इतने का ही अभ्यास करें, और एक बात का ध्यान रखें, जिन चीजों का हमें जरूरत है, जैसे समीकरण वगैरह है,
तो उनका तो हम नोट कर लें अपने प्रश्न के सामने, जो बुक वगैरह है उसमें, या कोई कॉपी बना लें। सब थ्योरी लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर सारी थ्योरी लिखते रहेंगे तो बहुत सारी नोट्स हो जाएंगे। इनका बार बार अभ्यास करते रहिए, आपको जो जरूरी लग रहा है समीकरण तो उसको नोट करते रहिए। और बुक तो आपके पास एनसीईआरटी है, तो उसमें प्रश्न जो विकल्प है उनमें निशान लगाते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी थैंक यू, आगे देखेंगे। चलिए।